हेलो फ्रेंड्स, आपका सत्यराज लॉज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मुकदमों के शीघ्र निपटारे के अधिकार के बारे में जिक्र करेंगे, यानी राइट टू गेट अर्ली डिस्पोजल ऑफ केसेस। ये अधिकार उन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो बिना किसी आरोप पत्र के राज्य के विभिन्न जेलों में कई वर्षों से सिर्फ इसलिए बंद पड़े हैं क्योंकि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन यानी अन्वेषण अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया। और कुछ तो ऐसे निरपराध लोग हैं जिनको इतने वर्षों तक जेल में अपना समय निकाल दिया है जितना कि उनके द्वारा आरोपित अपराध में भी सजा का प्रावधान नहीं है। यानी कि जितना उन पे आरोप है किसी अपराध करने का, उसमें जितनी सज़ा दी गई है उससे कहीं ज़्यादा समय से वो जेल में है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने, अपेक्स कोर्ट ने कई बार इस बात को संज्ञान में लिया है। सरकारों ने भी चिंता व्यक्त की है कि ऐसे लोगों को, और खासकर हमारे CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 436A 436 कैपिटल ए में ये प्रावधान बनाया गया है सरकार के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा, कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जेल में है और उसका अन्वेषण कंप्लीट नहीं हो पाता है और वो जिस अपराध के लिए आरोपित है उससे आधा या उसके बराबर, यानी जो अपराध में सज़ा दी गई है उसका आधा या उसके बराबर अगर वो सज़ा भुगत चुका है, जेल में रह चुका है, तो उसे बिना किसी कारणवश, बिना किसी लीगल हिंड्रेंस के उसको तुरंत से तुरंत रिहा किया जाए। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को सज़ा जब तक न्यायालय से मिलेगा तो उसे उतनी ही सज़ा मिलेगी जितना अपराध किया हुआ है। और सिंस कि जैसे वो खुद ही बिना सज़ा दिए हुए ही उस जेलों में उतने सालों से है जितना कि आरोपित अपराध में दी हुई है, तो उसे और रखने का कोई तुक नहीं बनता है, कोई प्रयोजन नहीं बनता है। इस बात को एपेक्स कोर्ट ने बहुत ही विचारपूर्वक ध्यान करते हुए मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, यानी आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये बात कही है कि ये हर व्यक्ति, हर नागरिक, यानी अपराधी हो या निरपराध हो, हर व्यक्ति का ये मौलिक अधिकार है कि जब उसके जीवन या मुक्ति, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और लिबर्टी से अगर किसी प्रकार से वंचित किया जाता है तो किसी न किसी इस्टेब्लिश प्रोसीजर, यानी कि निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत होना चाहिए। और वो प्रोसीजर या प्रक्रिया मस्ट बी रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट, यानी संगतपूर्ण, उचित हो और निष्पक्ष होना चाहिए। अन्यथा ये कहा जाएगा कि हम जिस व्यक्ति के जीवन या मुक्ति से वंचित कर रहे हैं वो अगर रीजनेबल, फेयर और जस्ट प्रोसीजर के खिलाफ, प्रोसीजर के अनुसार नहीं किया जाता है तो ये माना जाएगा कि उसके मौलिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 21 में यानी आर्टिकल 21 में दिया हुआ है वो उसके खिलाफ जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 21 का खंडन करेगा। और इसके खिलाफ जो ग्रसित व्यक्ति है अगर ऐसा होता है तो वो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में या अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में अपने मौलिक अधिकार के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है और अपनी रिहाई के लिए निवेदन कर सकता है। हुसैन आरा खातून के केस में ये कहा गया है कि अगर कोई प्रक्रिया जो शीघ्र मुकदमा के सुनिश्चित करने के काम अगर नहीं कर पाता है, यानी कोई भी प्रक्रिया ऐसी है जिसमें शीघ्र मुकदमा जो दाखिल किया गया है वो निपटारा नहीं कर पाती है,
या संगतपूर्ण या उचित या निष्पक्ष नहीं है, यानी रिजनेबल, फेयर और जस्ट और अनबायस्ड नहीं है, तो वो प्रक्रिया दोषपूर्ण मानी जाएगी, यानी इलीगल मानी जाएगी। इस अधिकार के अंतर्गत विभिन्न न्यायालयों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि अगर अभियोजन पक्ष यानी कि प्रोसिक्यूशंस बार बार न्यायालय से अपने गवाहों को पेश करने के लिए समय मांगता है और वो पेश नहीं करता है, तो न्यायालय को ये समझना पड़ेगा कि प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन पक्ष कहीं ना कहीं उसकी मंशा है कि मुकदमा को जितना लंबा खींचा जा सके उतना अच्छा है, वरना जब एक बार समय दिया गया आपको तो फिर आप बार बार किसी गवाहों को या सबूत को पेश करने के लिए बार बार समय क्यों ले रहे हैं, क्यों एडजर्नमेंट कराया जा रहा है, क्यों स्थगित किया जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मजिस्ट्रेट या न्यायालय को ये चाहिए कि इस तहत अगर बार बार कोई पक्ष, चाहे अभियोग पक्ष हो चाहे विपरीत पक्ष हो, उसको बार बार मुकदमे का स्थगन नहीं कराना चाहिए, अन्यथा मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो उस क्रिमिनल प्रोसीजर को वहीं पर समाप्त कर दे, सिर्फ इसी ग्राउंड पे कि पक्षकार मुकदमे को आगे चलने नहीं देना चाहते और वो बेवजह अनरिजनेबल एडजर्नमेंट यानी स्थगन कराते रहते हैं। अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा है कि अगर कोई मुकदमा ऐसा है जो 2 वर्षों और साथ में 3 महीने, 2 वर्षों और 3 महीने के बाद भी यदि पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रही है मैटर को चार्जशीट यानी आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाती है, तो ये माना जा सकता है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसके खिलाफ मुकदमा नहीं बनता है और सरकार के पास ये अधिकार हो जाएगा कि ऐसे मुकदमों को वो वापस ले ले। धारा 167 5 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कहा गया है कि अगर कोई मुकदमा, खासकर जो समन केस है, समन केस मतलब वो मुकदमे होते हैं जिसमें किसी अपराध के करने पे उसकी सज़ा 2 साल तक की ही होती है, उससे ऊपर नहीं, वो समन केसेस होते हैं। तो ऐसे समन केसेस में अगर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष वो मुकदमा चल रहा है और उसे लगता है कि जब कोई अभियुक्त गिरफ्तार हो जाता है और गिरफ्तार होने के बाद उसका इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण चल रहा है, लेकिन 6 महीने से ऊपर का समय व्यतीत हो चुका है, उसके बावजूद आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने चार्जशीट यानी आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है, तो ऐसे मामलों को वो मजिस्ट्रेट के पास ये डिस्क्रिप्शन होगा, ये अधिकार होगा कि वो उस समन केस के इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर करके समाप्त कर दे, यानी कि अब पुलिस को ये डायरेक्शन देगी कि आगे इस मैटर पे इन्वेस्टिगेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अनलेस एंड अनटिल इट इज सेटिस्फाइड, जब तक कि मजिस्ट्रेट महोदय ये संतुष्ट न हो जाए कि नहीं ऐसे मामलों का अन्वेषण चलते रहना चाहिए। यानी कि समन केसेस में मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होता है 167(5) के अंतर्गत कि अगर 6 महीने से ऊपर का समय निकल गया है और आरोप पत्र नहीं दाखिल हुआ है तो उस मुकदमे को आगे इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर सकता है और उस मुकदमे को समाप्त कर सकता है। इसी धारा में 167 के सब सेक्शन 2 में ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में ये दिया हुआ है कि मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो किसी भी आरोपित व्यक्ति को 15 दिन के लिए, नॉट मोर देन 15 डेज, पुलिस कस्टडी में दे सकता है। और इस बात का ध्यान रखें कि पुलिस कस्टडी में अगर किसी अभियुक्त को दिया जाता है तो 15 दिन से ज़्यादा यानी 15 डेज से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जाएगा,
और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जब भी मजिस्ट्रेट चाहे आरोपित व्यक्ति को सशरीर यानी इन पर्सन अपीयरेंस के लिए बुला सकता है, जिससे कि देखा जा सके कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस कस्टडी में अक्यूज के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही हो या उस पर टॉर्चर किया जा रहा हो कोई चीज़ कन्फेस करने के लिए, यानी कोई ऐसा कार्य या ऐसा शब्द ऐसा स्टेटमेंट देने के लिए जो उस नहीं देना चाहता स्वेच्छा से। तो इस बात को ध्यान रखने के लिए कि आरोपित व्यक्ति सुरक्षित है, वो पर्सनल अपीयरेंस के लिए पुलिस से कह सकती है कि आप फला आरोपित व्यक्ति को वक्त वक्त पे न्यायालय में लाते रहे। एक आरोपित व्यक्ति के पास जो अरेस्टेड, खासकर अरेस्टेड पर्सन है, जो गिरफ्तार व्यक्ति है, उसके पास एक और अनुच्छेद 21 के साथ साथ अनुच्छेद 22 का सब क्लॉज 2 और अदर सेक्शन है, और सेक्शन 57 एंड सेक्शन 76 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, ये दोनों जो है, जो व्यक्ति गिरफ्तार हो जाते हैं उनके पक्ष में ये सेक्शन और अनुच्छेद है और मूल अधिकार है कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो पुलिस की ये दायित्व है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करें। 24 घंटे में सेक्शन 76 ऑफ द CRPC 1973 ये कहता है कि 24 घंटे का आकलन जो समय ले आने और ले जाने में, यानी कि जहाँ प्लेस ऑफ अरेस्ट, जहाँ पर व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, और वहाँ से न्यायालय को समक्ष पेश करना, यानी कि अरेस्टेड प्लेस एंड द प्लेस ऑफ कोर्ट के बीच आने और जाने में या उसके पहुँचाने में जो समय लगता है उस समय को हटा दिया जाए, वो इंक्लूड नहीं होगा। और बाकी जितना भी समय है अरेस्ट होने के बाद, यानी मोटा मोटी 24 आवर्स के अंतर्गत, यानी एक दिन के बाद उस गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है, क्योंकि अनुच्छेद 22 सब क्लॉज 2 में ये इसका प्रावधान बना हुआ है कि आप कोई भी पुलिस गिरफ्तार करने के 24 घंटे से अधिक पुलिस कस्टडी में डिटेन नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल इट हैज बीन सैंक्शन्ड बाय द कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट हर राज्य के पास ये एम्पावर्ड है कि दे मे सुपरवाइज द कंसर्न मजिस्ट्रेट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट as to assure itself that whether the magistrate is performing his duty regarding to such arrested person according to provision of CRPC or not। यानी कि उच्च न्यायालय के पास ये अधिकार है कि वो सुपरवाइज करते रहे अपने आप को श्योर करने के लिए कि कंसर्न मजिस्ट्रेट हर डिस्ट्रिक्ट में वो ऐसे बंदियों के खिलाफ या ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जो जिन पे सिर्फ आरोप लगा हुआ है या जिन पे सजा हो चुकी है, उनके साथ ये मजिस्ट्रेट का व्यवहार या उनका परफॉर्मिंग ऑफ ड्यूटी क्या CRPC के प्रावधान के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है तो 482 482 में हाईकोर्ट के पास ये इनहेरेंट पावर है कि अगर उनको लगता है कि किसी प्रावधान का उल्लंघन हो रहा है तो वो उस कंसर्न क्रिमिनल कोर्ट से, चाहे मजिस्ट्रेट का हो चाहे सेशन कोर्ट का हो, वो दस्तावेज या कोई मैटर को जब चाहे समन कर सकता है और कोई डायरेक्शन पास कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट जजमेंट में एक बात ये कही है कि अगर कोई अपराध बच्चे के खिलाफ होता है और वो अपराध 7 साल से अधिक नहीं है तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि जब कंप्लेंट दाखिल हुई है और या FIR दर्ज हुई है उसके 3 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी बच्चे से संबंधित अपराध के मामलों का अन्वेषण 3 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट और रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हैज बीन डन, इट हैज टू बी कंप्लीटेड। और चार्जशीट दाखिल करने
कि 6 महीने के अंदर, चार्जशीट दाखिल करने के 6 महीने के अंदर वो ट्रायल, जो बच्चे से संबंधित अपराध को कंडक्ट कर रहे हैं, उस न्यायालय को चाहिए कि 6 महीने के अंदर उस ट्रायल को कंप्लीट कर ले। यानी कि एवरी केस रजिस्टर्ड अगेंस्ट द चाइल्ड ऑफेंस हैज़ टू बी completed within 6 months after the filing of the charge sheets. अन्यथा वो अभियोग, प्रोसिक्यूशन रद्द कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा एंड इट विल बिकम इनवैलिड। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के माध्यम से अपने कई जजमेंट में ये बात कही है कि जिस अपराधी को मृत्यु दंड से सजा दी गई है किसी अपराध में, यानी कैपिटल पनिशमेंट दी गई है, और उसका एक्सक्यूशंस वो अत्यधिक देरी की वजह से नहीं हो पाता है, यानी इनऑर्डिनेट डिले हो जाता है उसकी एक्सक्यूशन ऑफ द डेथ पनिशमेंट, तो न्यायालय ने ये धारणा की है कि इससे जो कन्विक्टेड पर्सन है उसको मानसिक कष्ट और यंत्रणा मिली है, मेंटल पेन हुआ है। इस वजह से ये आर्टिकल अनुच्छेद के अंतर्गत उसका एक मौलिक अधिकार है कि जो कैपिटल पनिशमेंट है डेथ में भी कन्वर्टेड इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा। सिर्फ इसी वजह से क्योंकि जो मृत्युदंड की सजा है उसका पालन अत्यधिक देरी की वजह से नहीं हो पाया, और इस मानसिक परेशानी को और उस कन्विक्टेड पर्सन को नहीं झेलने पर मजबूर किया जा सकता है, और इसलिए कैपिटल पनिशमेंट अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ऐसे मामलों में जहाँ पर इनऑर्डिनेट डिले हो चुका है उसको आजीवन कारावास में बदल दी जाएगी। सरकार के भी कुछ दायित्व है ऐसे अधिकारों के मामले में जहाँ पर लोगों का ये अधिकार है कि उसके मुकदमों का शीघ्र से शीघ्र निपटारा हो। इसके लिए ड्यूटीज़ बनी हुई है जो आपके डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में से दी हुई है और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी दिया हुआ है। जैसे आर्टिकल 39A ऑफ द डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में ये एक फंडामेंटल ड्यूटी हर स्टेट पर इम्पोज की गई है कि जब कोई व्यक्ति किसी आर्थिक विपन्नता की वजह से या और की विफलता की वजह से, यानी इकोनॉमिक डिसेबिलिटी या अदर डिसेबिलिटीज़ की वजह से अगर न्याय पाने से वंचित रहता है तो ऐसे व्यक्ति को उचित कानून राज्य के खर्चे पे उसे दिया जाए, यानी कि निःशुल्क कानून सहायता देने का प्रावधान आपको अनुच्छेद 39 कैपिटल ए में दिया हुआ है, जो कि फ्री लीगल एड एंड सर्विसेज की बात करता है। और साथ ही साथ सेक्शन 304 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में यह बात कही गई है कि जब कोई अभियुक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष कोई ऐसा मामला चल रहा है और सत्र न्यायाधीश यानी सेशन कोर्ट को ये लगता है कि अभियुक्त इस स्थिति में नहीं है कि अपने लिए वकील यानी एडवोकेट या लॉयर को एंगेज कर सके, तो वो 304 के अंतर्गत स्टेट को डायरेक्शन दे सकते हैं, राज्य को ये डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप इनको एक विधिक सहायता प्रदान कराइए, इनके लिए एक उपयुक्त वकील या लॉयर इंगेज करिए, एंड ऑल द एक्सपेंसेस, जो भी खर्च आएगा उस वकील महोदय का वो राज्य के खर्च से वहन की जाएगी। और इसकी मुख्य वजह ये है जिससे कि न्याय की बढ़ोतरी हो सके, सबको न्याय मिल सके, और सिर्फ किसी भी नागरिक को, भारत का कोई भी नागरिक हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी राज्य का हो, वो उसका अधिकार है कि उसको उसके मुकदमे का शीघ्र निपटारा हो और उसको समुचित न्याय मिल सके, और वो सिर्फ इसलिए न्याय पाने से वंचित न रह जाए क्योंकि वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। ये राज्य का दायित्व है कि हर व्यक्ति को उचित न्याय मिले, और अगर वो न्याय पाने में विफल रहते हैं तो
एक उनका फंडामेंटल ड्यूटी है आर्टिकल 39 कैपिटल ए के अंतर्गत कि वो फ्री लीगल एड ऐसे लोगों को पहुंचाए जिससे कि न्याय हर व्यक्ति को समुचित तरीके से मिल सके। That's all फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।